नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। राजनीति में कभी कभी ऐसा होता है जो पर्दे के पीछे चल रहा होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो हो नहीं रहा होता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है बाहुबली धनंजय सिंह के मामले में। कोडीन कफ सिरप कांड में जब वो बुरी तरीके से घिर रहे थे, तीनों बड़े आरोपियों से उनके कनेक्शन निकल करके आ रहे थे, मीडिया में सुर्खियां बन रहे थे, विपक्ष वार कर रहा था, अखिलेश यादव इशारों ही इशारों में कुडीन भैया बोल रहे थे, तब उनका बाल बांका नहीं हुआ। यहां तक कि जांच एजेंसियों ने उनको बुला करके प्रारंभिक पूछताछ करना भी गंवारा नहीं समझा। लेकिन अचानक एक दिन लखनऊ से खबर आती है कि सुशांत गोल्ड सोसाइटी थाना क्षेत्र के स्वास्तिका सोसाइटी में एक 20 फीट का रास्ता बंद किया जा रहा था, जिसमें उनके परिचित विनय सिंह इस काम को करा रहे थे। उसी में सोसाइटी के लोगों से झगड़ा होता है और पहले विनय सिंह जो कि ब्लॉक प्रमुख के पति हैं, बाहुबली हैं, वो भी उनके साथ सुरक्षाकर्मी रहते हैं, उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है। बाद में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाती है जिसमें बाहुबली धनंजय सिंह और विनय सिंह समेत 10 लोगों को नामजद कर दिया जाता है। अब इसमें यहीं पर सबसे बड़ा सवाल है कि धनंजय सिंह मौके पर मौजूद नहीं थे। विनय सिंह दावा करते हैं कि लीजिए धनंजय सिंह से बात कर लीजिए, अपना मोबाइल सोसाइटी वालों को पकड़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बात नहीं की। इसकी क्या गारंटी है कि मोबाइल पे दूसरी तरफ से धनंजय सिंह थे या कोई और था? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि विनय सिंह सही बोल रहे थे और धनंजय सिंह ही थे, तो यदि बात कर भी लेते तो क्या उससे वो आरोपी बन जाते हैं? बिल्कुल नहीं। यदि दो पक्षों में विवाद चल रहा हो कि कोई तीसरा आदमी फोन करके बात करता है तो उससे वो आरोपी नहीं बनता है। खास बात एक और कि सोसाइटी के लोग भी धनंजय सिंह को आरोपित नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहने वाले हैं कि उनका इसमें कोई रोल नहीं और उनके वो परिचित भी हैं, क्योंकि उसी इलाके में आलोक सिंह जो कि कफ सिरप कांड का अभियुक्त है, बर्खास्त सिपाही है और आलिशान कोठी उसी सोसाइटी में है, तो इनका आना जाना भी है और बहुत सारे लोग जानते भी हैं। फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि इनको इस मामले में आरोपित किया गया, एफआईआर दर्ज करा दी गई? अब यहीं पे वो पेच है, जरा समझिए। सीएम योगी पर आरोप लगते हैं कि वो स्वजातीय लोगों का फेवर करते हैं और धनंजय सिंह का क्रिकेट खेलना आपको याद होगा, एक मामले में फंसे हुए थे, पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी और वो क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि शासन का दबाव था, राजनीति और चुनाव कह रहा था कि गिरफ्तारी ठीक नहीं होगी। बाद में उनको मैसेज भी कराया गया, खुद ही सरेंडर कर दो, उन्होंने सरेंडर कर दिया और जेल चले गए थे। अब जब कोडीन कांड में फंस रहे थे तब भी उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, प्रारंभिक पूछताछ भी नहीं हुई। ये तो बुला करके पूछा ही जा सकता था कि आप तीनों को जानते हैं, कब से जानते हैं, आलोक सिंह से क्या आपके रिश्ते हैं? खातों की जांच हो सकती थी। एक बहुत ही महंगी गाड़ी उस पूरे मामले में बहुत सुर्खियों में रही थी, उसकी चर्चा हो रही थी, गॉसिप में तो उस गाड़ी की बहुत चर्चा हुई, किसने दिया, किसने लिया, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीएम योगी जब विधानसभा में बोलने के लिए खड़े हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो एक लाइन से उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम गिना दिए थे, लेकिन धनंजय सिंह का नाम नहीं आया। और एक ऐसी एफआईआर होती है जिसमें वो मौके पर मौजूद नहीं होते हैं। फिर इसके कुछ तो मायने होंगे, अब मायने समझिए। बेशक सीएम योगी बहुत अच्छे प्रशासक हैं और दबंग स्वभाव भी है, झुकते नहीं हैं, चाहे दिल्ली के सामने ही तन के खड़े होने की बात क्यों ना हो। यही वजह है कि यूपी आज तक कार्यवाहक डीजीपी से काम चला रहा है, किसी के भी सामने तन के खड़े होते हैं, लेकिन वो भी भारी दबाव में है। ये आरोप उनके ऊपर इतना बड़ा है कि अपने स्वजातीय लोगों का वो फेवर करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं। ब्रजेश सिंह को लेकर के जब सवाल पूछा जाता है तो, धनंजय सिंह को लेकर के सवाल पूछा जाता है तो, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको लेकर सवाल पूछा जाता है तो वो कोर्ट कचहरी और पर टाल देते हैं।
कि उनका कोर्ट में मामला है, कोर्ट में मामला है। कोर्ट में तो मामला बहुत लोगों का है, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन हुआ। सत्ता के हाथ में बहुत कुछ होता है। खैर, तो अब हम ये बताना चाहते हैं कि इसके पीछे दोहरी चाल है। एक तो ये कोई अब कह नहीं पाएगा कि सजातीय लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। देखिए, उन्होंने दबंगई की और हमने एक्शन लिया, तुरंत एफआईआर कराई। एक और इसमें बात है, सोसाइटी के जो शिकायतकर्ता हैं, कुशल तिवारी, धीरेन्द्र मणि तिवारी, उर्मिला तिवारी, तमाम लोग उसमें से ब्राह्मण हैं। और भी लोग हैं, लेकिन तमाम लोग उसमें ब्राह्मण हैं। और किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? 20 फीट का एक रास्ता है जो मांडवी सिंह है, महाराजगंज की ब्लॉक प्रमुख, उनके पति विनय सिंह, उस रास्ते की दोनों तरफ दीवार खड़ी कर रहे थे ताकि वो रास्ता बंद हो जाए और उनका 4,500 फीट जो उन्होंने जमीन उनकी है या मकान है जो भी है वो उससे मिला ले। तो यहां पर भी आगे चल करके ये सवाल पूछा जाता कि सजातीय लोग ऐसे ऐसे रास्ता कब्जा कर रहे थे। दूसरा पीड़ित पक्ष कौन हो गया? वही फिर ब्राह्मणों का नाम आता। और कमिश्नर ने, पुलिस कमिश्नर ने जो प्रारंभिक जांच कराई उसमें ये बात निकल करके आ गई कि जो पीड़ित पक्ष था, पुलिस ने उसी के खिलाफ एफआईआर कर ली। यानी कि जो लोग कह रहे थे कि हमारे जाने का रास्ता है, इतने दिनों से यूज कर रहे हैं, सालों से, 20 साल कहा जा रहा है, तो उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी कि जो रास्ते को बंद कर रहा था उनके खिलाफ। रास्ता है, नहीं है, विवादित है, ये तो जांच बाद में हो जाती है, पुलिस का काम भी नहीं है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एसडीएम, तहसीलदार का काम है। और यदि वहां पे प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र लग रहा है तो फिर प्राधिकरण देखता, लखनऊ विकास प्राधिकरण। नगर निगम का लग रहा है तो नगर निगम देखता, जिसका भी अधिकार क्षेत्र लग रहा था वो देखता कि रास्ता है कि नहीं है। कहा जा रहा है कि डामर थी, डामर को तुड़वा करके और उस पर खड़ंजा लगवा दिया गया पहले, और उसके कब्जे करने की नियत से, और उसके बाद उस पर दीवार खड़ी की जा रही थी। ये हो गया। तो इसमें चाल ये है कि वो जो आरोप लगा है ना, जो दाग लगा है, उस दाग को मिटाना है। एक्शन होता है और एक्शन हमने ले लिया, लेकिन इतने बड़े मामले में जिससे कि न सिर्फ पूरा सूबा बल्कि देश हिला हुआ है, उसमें कई राज्य हैं इसमें शामिल है। कहाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है कोडीन कफ सिरप की, कैसे वो यूपी में आता है, फिर यूपी से कैसे उसकी तस्करी हो जाती है, कैसे वो बांग्लादेश, नेपाल समेत तमाम देशों में भेजा जाता है, कैसे सेल कंपनियां बनती है, फिर कैसे उसकी फर्जी बिलिंग होती है, वगैरह वगैरह। उसमें बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उस सब कुछ आ रहा था। तो वो बहुत सीरियस मामला है, वहां एक्शन नहीं होता है और एक ऐसे मामले में एफआईआर होती है जिसमें कि वो मौके पे मौजूद नहीं है। अपराध में अपराध का घटित होना जरूरी है और नियत का साबित होना जरूरी है। ये दो चीज कोर्ट में देखा जाता है, कौन सा अपराध हुआ और उसके पीछे इंटेंशन क्या था, मोटिव क्या था। तो इसमें मोटिव देखेंगे, इंटेंशन देखेंगे, तो सबसे पहले तो वो मौके पे मौजूद ही नहीं है। कोई अपराध उस तरह का घटित नहीं हुआ, थ्रेटनिंग तक रहा है, जिसमें कि विनय सिंह हाथ में ईंट पत्थर उठाए हुए देखे जा रहे हैं, उधर से भी गर्मा गर्मी हो रही है। फिर कहा जा रहा है कि राइफल लेकर के दौड़ाया, फिर कहा जा रहा है कि एक एससी वर्ग से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति गिर गया, अचेत हो गया, और उसके लिए जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आपको पता है कि जब एफआईआर होती है तो उसमें बहुत सारे जो, यदि उसमें वकील की सलाह ली जाती है तो वकील महोदय क्या क्या उसमें सलाह देते हैं और कैसे धाराएं जोड़ी जाती है। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि एक सार्वजनिक रास्ते को रोकने की कोशिश हो रही है, दीवार बना दी जाती है, रोक दिया जाता है, कोशिश क्या, रोक दिया जाता है, दीवार बना दी जाती है। सोसाइटी के लोग पहले तो डरे सहमे हुए हैं, बाद में वो हिम्मत करके जुटते हैं, कहते हैं कि आप रास्ता कैसे रोक सकते हैं, और उस दीवार को गिरा देते हैं। उस दौरान दोनों तरफ से ईंट पत्थर उठते हैं, अपनी तरफ से दोनों पक्ष अपनी बात रखता है। लेकिन इनके साथ एक सुरक्षाकर्मी था जो शायद संभवतः यूपी पुलिस का है, बाकी इनके प्राइवेट गनर हैं, असलहे होते हैं, लिहाजा इनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि इन्होंने धमकाया और फिर जो है हमारी जान माल की सुरक्षा की जाए। लोग डरे हुए हैं, महिलाएं डरी हुई हैं, और ये जब से सोसाइटी में आए हैं, कॉलोनी में आए हैं, तब से ये धमकी दे रहे हैं और अपना दबदबा कायम कर रहे हैं।
तो यहाँ तक बात समझ में आती है कि जब बाहुबली आते हैं तो सोसाइटी के लोगों को, कॉलोनी के लोगों को इस तरीके से इनडायरेक्टली मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि जरा संभल करके, ताकि जो है आगे से वो कुछ ना बोले। तो ये काम तो इन्होंने किया होगा, बाहुबली ऐसा काम करते हैं कि खबरदार इधर देखने की जरूरत नहीं है, कुछ मैं करूँ तो भी। लेकिन जब लोगों का रास्ता ही बंद होगा तो लोग तो तन करके खड़े ही हो जाएंगे। यही हुआ था वहां पर। लेकिन धनंजय सिंह का सिर्फ नाम आ जाने से और FIR हो जाए तो हो गया ना, हो गई ना दो ऋचा कि FIR भी हो गई, और जब वो तफ्तीश होगी और पता चला कि वो मौके पे नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो ऐसे ही नाम निकल जाएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए चार्जशीटेड भी हो गए, धाराएं कौन कौन सी लगी है, उन धाराओं में कितना दम है और कितने साल की सजा हो जाएगी। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिक सूचना। प्राथमिक सूचना जब दी जाती है पुलिस को, तो उसके बाद पुलिस में उसमें एक IO नियुक्त होता है कि ये इस मामले की जांच करेंगे, जिसे विवेचना अधिकारी कहते हैं। तो विवेचना अधिकारी जब विवेचना करने के लिए निकलेगा तो वो आसपास के लोगों से, महिलाओं से, पुरुषों से बात करेगा, पूछेगा कि मौके पे कौन कौन थे। तो जिनका नाम जानते होंगे तो वो बताएंगे, जिनका नाम नहीं जानते होंगे तो कहेंगे कि सामने आएंगे तो हम पहचान लेंगे। तो जब वो वहां पर थे ही नहीं, तो आप जरा ऐसे ही सोचिए एक लेमैन की तरह, फिर कौन सा अपराध बनेगा कि उनका नाम लेकर के ये धमकी दे रहे थे। यही तो बनेगा ना। दम कुछ नहीं है इस मामले में, सिर्फ और सिर्फ बचाव किया जा रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।